नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि से संबंधित। ध्वनि से संबंधित हमने पिछले लास्ट वीडियो में भी डाल रखा है। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे, इसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में साथियों एक थ्योरी भी रहेगी। थ्योरी का मतलब थ्योरी ऑब्जेक्टिव रहेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी रहेगा, है ना। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न आपके पास है, ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं। आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन है 2, 3, 5 और 6। तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। एक तो होता है तीव्रता, दूसरी होती है तारत्व और तीसरा जो होता है वो गुणता। ये ध्वनि के 3 मुख्य लक्षण होते हैं या अभिलक्षण इसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 1213 मीटर प्रति सेकेंड, 5130 मीटर प्रति सेकेंड, 1493 मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों? क्योंकि 332 मीटर प्रति सेकंड जो होता है 0 सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। ध्यान रखिएगा 0 सेल्सियस पर वायु की चाल होती है। 1213 मीटर जो होता है या 1493 मीटर होता है, ये जो होता है साथियों आपका जल का होता है, ठीक है। और 5130 होता है ये आपका लोहे का होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 3। वायु यदि ध्वनि की दिशा में चल रही हो तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है, चाल और तीव्रता दोनों घट जाती है, चाल और तीव्रता दोनों बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जब वायु जा रही हो उसी दिशा में यदि ध्वनि जा रही हो, तो जब वायु इस प्रकार से उसी की दिशा में जा रहा हो तो इसकी चाल भी बढ़ जाएगा और तीव्रता मतलब आपकी जो आवाज़ होगी वो भी तेज गति से आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रश्न क्रमांक 4, WHO के अनुसार कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यहाँ पे दिया है 20 डेसिबल, 45 डेसिबल और 60 डेसिबल और 65 डेसिबल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 डेसिबल से यदि ऊपर का ध्वनि है तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कभी कभी इसको 75 से ऊपर भी माना जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में इसको व्यापक में 65 लिया है। और साथ ही साथ जो है सामान्य जो ध्वनि होती है जिसके लिए मानव के लिए जो स्वस्थ होता है वो होता है 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति बदले हुई प्रतीत होती है, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि अपवर्तन के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर प्रभाव के कारण। इसी के कारण जो है हमको कम या अधिक सुनाई देता है। ये जो परिवर्तन करता है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो इसके अनुसार श्रोता के गति के कारण किसी तरंग जैसे दूर और पास, है ना, जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे वो आपको अच्छे से ज़्यादा सुनाई देगा और दूरी बढ़ती गई। जैसे यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है और एक बंदा यहाँ, मतलब ये पहला, ये देखिए ये पास है, मान लीजिए पहला स्थिति ये हो गया और दूसरा स्थिति इसका ये वाला हो गया, ये वाला, है ना। तो इसमें रहोगे तो इसमें अधिक सुनाई देगा आपको और इसमें थोड़ा सा कम सुनाई देगा। तो दूर होने से आवृत्ति बदलती है और कम होने से भी आवृत्ति बदलती है, जिससे आवाज़ जो ध्वनि होता है कम और अधिक और कम सुनाई देता है। ये डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक पृष्ठ की दूरी कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई बंदा है ना, और यहाँ से कोई ये आवाज़ निकाल रहा है, इस प्रकार से आवाज़ निकाल रहा है। तो प्रतिध्वनि किसे बोलते हैं? जब वो किसी
चीज़ से परावर्तक पृष्ठ टकरा कर वापस आता है तो स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, प्रतिध्वनि उसी को बोलते हैं, स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। तो इसकी दूरी लगभग कितना होना चाहिए? ऐसे तो लगभग 16.6 मीटर के आसपास माना गया है, लेकिन इसको 17 मीटर लिया गया है, 17 मीटर है ना। 17 कोई श्रोता है, ध्वनि है और कह रहे परावर्तक पृष्ठ है, उसके बीच दूरी यदि 17 मीटर है तो उसको स्पष्ट सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि स्रोत के पास के क्षेत्रों में ही सुनाई देना और रात में दूर दूर तक सुनाई देना। कहने का अर्थ है कि जब दिन में आप जो है जब बोलते हो तो केवल पास के लोगों को सुनाई देता है या आसपास के क्षेत्रों को सुनाई देता है, लेकिन वही आवाज़ जब रात में आप करते हैं, रात में यदि बोलते हैं तो दूर दूर तक सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो साथियों इसका ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। इसका एक कारण बताया गया है कि जब सूर्य जब उदय होता है, ध्यान से समझिएगा, सूर्य का उदय होता है तो जब पृथ्वी में जब प्रकाश पड़ता है तो वो नीचे जो है गर्म होता है ना। नीचे जब गर्म होता है तो इसमें जो है वायु जो है तो गर्म होता है, वायु गर्म होता है, ठीक है। गर्म होता है, ताप अधिक होता है तो इसमें घनत्व, ठीक है, कम होता है, ठीक, घनत्व कम होता है। तो और ऊपर जो है घनत्व कम होता है, इसमें घनत्व कम होता है, ऊपर जो है घनत्व अधिक होता है, ठीक। और उसके बाद जब यही चीज़ें जब शाम होता है तो ये जो है ऊपर चला जाता है और उसके जगह ठंडी हवा ले लेता है, ठंडी। आपको सबको पता है नमी युक्त में ध्वनि की चाल अधिक होती है ना। तो ये इसमें घनत्व क्या हो जाता है इसका, ठीक है, अधिक हो जाता है, घनत्व जो है अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर देखा जाए तो ध्वनि जो है दूर दूर तक सुनाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां यहाँ पे देखेंगे। जब ध्वनि तरंग पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होकर परिवर्तन द्वारा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित होती है? चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जब कोई प्रकाश परिवर्तन की स्थिति में होता है, मतलब वापस जब लौट आता है, किसी परिवर्तक पृष्ठ से कोई ध्वनि जो है वापस लौट आता है तो इसमें ना तो उसके चाल परिवर्तन होता है, ना तो आवृत्ति, ना तो तरंगदैर्घ्य, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि एकदम नॉर्मल है, सामान्य है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। प्रश्न व्यापा में पूछे जा चुके हैं। कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि, हम प्रतिध्वनि के बारे में ही पढ़े हैं, बच्चे से चट्टान की दूरी होगी, 4 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनता है। मतलब कोई बच्चा यहाँ पर है ना, यहाँ कोई पटाखा फोड़ रहे हैं तो ये बच्चे यहाँ पे है, ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे कोई चट्टान है या कोई दीवार है, तो यहाँ पे पटाखा फोड़ रहे हैं तो इसकी प्रतिध्वनि जब आता है तो इसके फटने के 4 सेकंड बाद इसको इसकी प्रतिध्वनि वापस सुनाई देता है। तो इसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ध्वनि चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 0 अंश सेल्सियस पर, 0 अंश सेल्सियस पर, चूँकि वायुमंडल लगभग जो है 20 अंश सेल्सियस माना जाता है, तो 20 अंश सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना सेकंड लगा? 4 सेकंड लगा। तो 344 गुना 4 कर देंगे तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16 रेख 17, 4 ते 12 रेख 4 चौक 16, 4 ते 12, 12 रेख 13, लगभग इतना होता है, ठीक है। 1376 पूरे यहाँ तक। क्योंकि दूरी हमको नापना है तो दूरी से क्या करना पड़ेगा? इसके आधा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया मतलब डबल गया है, तो इसका आधा आप करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 688 मीटर आता है। कितना आता है? 688 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए 0 डिग्री मतलब 0 अंश सेल्सियस पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनी गई। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता तो ध्वनि सुनाई देती। कितना है देखो, अब भी जस्ट मैंने इसके पहले ही बताया था, और क्योंकि उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आपको पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल सा है। क्योंकि 0 अंश सेल्सियस पर कितना होता है, 332 होता है। अब 5 सेकंड की दूरी निकाल दीजिए, कितना दूरी हुआ, 5 दूनी 10, 5 ते 15, मतलब लगभग 1660 होता है, 1660 मीटर। अब आपको सबको पता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है, 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। जब इसको इस प्रकार से भाग दोगे, जब इसको हम भाग देते हैं तो ये जो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर आ जाता है 4.8 सेकंड के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। ये जो ध्वनि है, इसकी जो तरंग है, इसकी आवृत्ति भी बताई गई है, तरंग दैर्घ्य भी दिया, कितना समय हमको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है कि समय, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, समय। तो समय यहाँ चला जाएगा, तो समय इक्वल टू दूरी बटे कितना हो जाएगा, वेग। ठीक है। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। ठीक है। अब आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, वेग पहले निकाल देते हैं। वेग तो आवृत्ति कितना दिया है, 2, चूँकि किलो हर्ट्ज में दिया है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, किलोमीटर में है तो इसको मीटर में, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, गुना तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, तरंग दैर्घ्य कितना दिया, 35, इसको भी मीटर में चेंज करना होगा तो हो जाएगा 0.35 मीटर हो जाएगा। ये जब दोनों को आप गुना करते हैं तो ये 7000 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 7000 मीटर प्रति सेकंड। तो 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम जब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। ये 1500 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है। जब इसको आप भाग देंगे इस प्रकार से, है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 2.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 2.1 सेकेंड लगेगा दूरी तय करने में, 2.1 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। कोई ध्वनि स्रोत से 450 मीटर पर बैठा हुआ है, मतलब मान लीजिए ध्वनि स्रोत यहाँ पर है तो 450 मीटर पर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये कितना सुनता है, 500 हर्ट्ज सुनता है। तो स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुँचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों की कितनी समय लगे। संपीड़न मतलब कितना हो गया, इस प्रकार से संपीड़न होता है, ये विरल होता है, फिर संपीड़न होता है, फिर विरल होता है, फिर संपीड़न। तो ये कितना, मतलब वहाँ 2 क्रमागत संपीड़न में कितना समय लगे, इसका समय निकालना है हमको, इतने का समय। क्योंकि इसको आवर्त काल माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार से घूमता है, इसको एक आवर्त, फिर इसको एक आवर्त, तो ये भी क्या होता है, आवर्त काल ही होता है। तो आवर्त काल बराबर क्या होता है, 1 बटा क्या होता है आपका, आवृत्ति। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो जब ये आवृत्ति ये कितना है आपका, 500 हर्ट्ज है, तो इसको जब भाग दोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर होगा। ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो दिया है ना, देखिए इसका कोई महत्व नहीं है, ये बैठा है, इसको बता दिया है कि यहाँ से बैठा हुआ है, लेकिन इसकी दूरी में हमको निकालना है, दोलन भ्रष्ट निकालना है कि कितना लगेगा। तो ये हमको ना गुमराह करने के लिए कभी कभी दे देते हैं, तो उसी में ध्यान चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का किस अभिलक्षण के कारण अंधेरे में बैठे अपने मित्र की पहचान करने में सहायता करता है। अब आप अंधेरे में बैठे हो, अब वहाँ पे कोई लाइट वगैरह तो है नहीं, अंधेरा है मतलब, अब कोई बोल रहा है ना, अब आपको पहचानना है, आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है। तो किस कारण से आप पहचानते हो, क्योंकि ध्वनि के 3 अभिलक्षण हैं, बताया था, तीव्रता, गुणता और तारत्व बताया था मैं। तो इनमें इन्हीं 3 गुण के कारण जो है आप इसको समझ सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, जो तारत्व जो होता है ध्वनि को मोटा और पतला को बताता है, ये मोटा और पतला को बताता है ये तारत्व, ठीक, मोटा और पतला को। जो तीव्रता जो होती है ये आवाज़ जो है ना कम ज़्यादा, जैसे आप बोलते हो धीमी बोलते हो, कोई एकदम ज़ोर से बोलता है ना, धीमी और मंद को बताता है, धीमी और मंद को, ठीक। अब बचा क्या, ये जो आवाज़ की जो आवृत्ति इसको अलग अलग मतलब पहचान करने में काम आता है, ये गुणता, ठीक है। गुणता जो होता है ध्वनि के में अंतर पहचान करने में काम आता है, जो किसी ध्वनि में जो अंतर है उसके अंतर को ये पहचान करने में हमारा मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ये तो आवृत्ति का हो गया है ना, ये ध्वनि का हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी तीव्रता डीबी में डेसिबल में अधिक है। मिसाइल की, मशीन गन की, विद्युत मोटर की, जेट विमान की, किसकी तीव्रता सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका जेट विमान का आप देखेंगे तो 140 से 150 तक माना गया है। उसी प्रकार से विद्युत मोटर का आप देखेंगे तो 110 तक माना है। उसी प्रकार से मशीन गन का आप देखेंगे तो मशीन गन का 170 माना गया है और मिसाइल का माना गया है 180। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपका कितना सही हो पाया, और ये टॉपिक केवल ध्वनि का टॉपिक और लाया जाए या मैं प्रकाश का लेना चाह रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं ध्वनि का एक आध टॉपिक और लाया जाए तो जरूर बताइएगा। हम और 15 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा इसी प्रकार से, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रश्न भी रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।